अमेरिका अब रूस के साथ आर या पार के ट्रेड वॉर में उतरता दिखाई दे रहा है। रूस के सहयोगी देशों के साथ साथ उन देशों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है जो उसके साथ तेल का व्यापार कर रहे हैं। रूस से तेल की खरीद करने वाले भारत, चीन, रूस और ब्राजील के खिलाफ अमेरिका एक साथ बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार इन चारों ही देशों को सबक सिखाने के लिए एक घातक एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। इसे विधेयक की शक्ल दी जा चुकी है, जिसे तैयार किया है सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने, जिनका तर्क यह है कि अमेरिकी संसद में इस विधेयक के पास होते ही डोनाल्ड ट्रंप इन चारों देशों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने की ताकत जो है उनकी बढ़ जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाने की भी इनकी मंशा है। इसे एक तरह के खुले ट्रेड वॉर के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, जो अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। ये मौजूदा हालात में जो ये चर्चाएं यहाँ पर अब शुरू हो रही है सर, कि भारत, चीन, ब्राजील के ऊपर जो है 500% टैरिफ बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये चर्चा मात्र है कि आप इसके पीछे कुछ टेक्निकल एक लॉजिकल सीक्वेंस देख रहे हैं? क्या मुमकिन है ऐसा? क्या लगता है आपको? अगर ट्रंप के रहते हुए तो कुछ भी मुमकिन, क्योंकि कंप्लीटली नॉर्म्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश पिछले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं। वेनेजुएला में जो हुआ, या उसके पहले भी जिस तरीके से भारत पर टैरिफ्स लगाने की कवायद अमेरिका ने की, तो ये कहना कि अगर चूंकि अधिनियम का ये शक्ल के रूप में आने जा रहा है, तो ये स्थिति बड़ा ही गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक कंप्लीट डिसऑर्डर है, और इसका खामियाजा शायद अमेरिका इस बात को नहीं समझ पा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका घिरते हुए भी नजर आ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही तंग हालत में है। और चीन, हम सभी जानते हैं कि चीन बहुत शातिर देश है। वो तब तक नहीं बोलता है जब तक कि उसकी शक्ति का उसे अपने प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से एक नई व्यवस्था की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा, मतलब भारत के लिए तो अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन अमेरिका के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। अगर भारत यहाँ से अलग होता है, अगर अमेरिका ट्रेड 500% लगाता है, तो भारत भी लगाएगा। भारत, अमेरिकी एप्पल और बाकी तमाम तरह की चीजें भारत के मार्केट में बिकनी बंद हो जाएंगी। तो इसका खामियाजा अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा, और एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका से अलग थलग हो जाएगा। तो एक संकट की स्थिति है सभी के लिए, विशेषकर भारत के लिए। सर, एक चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही है यहाँ पर। चर्चा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल दुनिया के कुछ देशों के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ बढ़ा रहे हैं, एक उनका बयान मुझे याद आ रहा है, एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। उसमें इन्होंने कहा था कि दुनिया के कुछ बड़े मुल्कों पर मैंने टैरिफ बढ़ाया है, इसी वजह से जो हमारा रेवेन्यू है, अचानक उसमें एक बड़ा बूस्ट आया है। इस तरीके से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन सर, समझने की बात यह है थोड़ी सी, और जो लगातार हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं, कि आप जो है फौरी तौर पर इस तरह का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन संबंधों को जब आप बिगाड़ रहे हैं तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और फिर जिस तरीके से आप जो ट्रेड रिलेशंस अगर आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो आपके आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं आपके लिए ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब जैसा कि यहाँ पर चर्चाएं अब खड़ी हुई हैं, हालांकि अभी इसको जो है एक दूर की कौड़ी माना जा रहा है कि 500% टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके एडवर्स इफेक्ट जो है खुद अमेरिका के ऊपर ही पड़ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, भारत अमेरिका का बहुत बड़ा सहयोगी देश है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी। भारत एक ऐसा देश है जो क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है। हम दोनों जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामरिक समीकरण के आधार पर देखें तो ब्रिक्स और क्वाड दोनों अलग अलग ध्रुव को रिप्रेजेंट करते हैं, और भारत उसका दोनों का मेंबर है, और ब्रिक्स का चेयरमैनशिप भी 2026 में भारत के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत अगर क्वाड को छोड़कर ब्रिक्स की तरफ मुड़ता है और ग्लोबल साउथ को साथ में लेकर चलता है, यह भारत के लिए क्राइसिस का टाइम है डिप्लोमेटिकली, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ग्लोबल साउथ प्लस ब्रिक्स मिलकर चले
तो अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पहले से ही तंग हालत में है, जिसकी वजह से ट्रंप फर्स्ट अमेरिका नीति के तहत ये रेडिकल और विमिजिकल डिसीजन ले रहे हैं। तो वो एक खतरनाक मोड़ पर अमेरिका खड़ा है और अपने सारे समीकरण को, अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका ने पिकअप किया है 2025 में और फिर उससे शीत युद्ध वाली परिस्थितियों को जन्म देने की कोशिश की है, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर ही पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये टर्निंग पॉइंट है। और कहा भी जाता है कि भाई भूचाल आने के पहले कुछ इसी तरह की बेवकूफी भरी हरकतें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती हैं और उसका विघटन होता है। तो शायद अमेरिका का विघटन की शुरुआत यहां से मानी जा सकती है और एक नई व्यवस्था जो बनेगी, चाहे चीन सरप्रमुख बने या भारत ग्लोबल साउथ को लेकर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दुनिया के सामने स्थापित हो, तो नई चीजें यहां से। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर। अगर आप तेजी से तरक्की कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका की ही बात करते हैं, तो अमेरिका दुनिया में जो है सबसे जो रिचेस्ट कंट्री है अमेरिका ही है। उसकी जो इकोनॉमी है उसका मुकाबला ही अभी फिलहाल किसी से नहीं है। हालांकि चीन उभर रहा है बहुत तेजी से, लेकिन अब तक जो व्यवहार है दुनिया भर के, उसमें यही बातें रही हैं कि आप जब दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों के साथ में ट्रेड करते हैं तो आप एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना बहुत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत की बात करते हैं, भारत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। आप जब इन दोनों से ही बिगाड़ ले रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति जो है अमेरिका के लिए चुनौती भरी नहीं हो सकती? क्योंकि सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। आपके पास कुछ आवश्यकताएं हैं तो हमारे पास भी कुछ आवश्यकताएं हैं। खासतौर से भारत की अगर हम बात करें, तो भारत तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत के साथ में इस तरह का बैर मोल लेकर के अमेरिका को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप इसको प्रकाश डालें। देखिए, भारत अमेरिका के संबंध पिछले 3 दशकों में बड़ी ऊंचाई पर गए हैं और ट्रंप के तमाम प्रतिकूल बयान के बावजूद भी अगर डिफेंस टाइज देखेंगे तो भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस टाइज और मजबूत हुए हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक नए एग्रीमेंट पर, डिफेंस एग्रीमेंट पर भारत अमेरिका ने साइन किया है, जिसे एनडीए कहते हैं। तो उसके आधार पर कई ऐसे समीकरण बनाने की कोशिश हुई है जिससे कि चीन की उभरती शक्ति को रोका जा सके। तो पैरेलल दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, लेकिन ये अपने आप में ट्रेड वॉर को सामने लाकर खड़ा करना और उस तरह की व्यवस्था करना, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। और भारत इतना छोटा देश भी नहीं है ना, भारत इतना बड़ा देश है, मिडिल पावर जिसे हम कहते हैं, मिडिल पावर का एक तरह से लीडर है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो इतने बड़े देश को जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, ठीक है, हमारी तुलनात्मक दृष्टि में हम चीन से अभी बहुत छोटे हैं, अमेरिका से भी बहुत छोटे हैं, लेकिन ये शक्ति जो डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया के साथ है, आने वाले 20-25 सालों में 2047 तक का शक्ल जो हमने तैयार किया है, उसमें भारत की स्थिति बहुत मजबूत होने जा रही है। और ये इसी 20 साल में माना तो यही जा रहा था कि 20वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी पतन की शुरुआत होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 2 बड़े एशियाई देश चीन का, इसमें आप कह सकते हैं कि ईगो प्रॉब्लम या चीन की अपनी व्यवस्था, अगर चीन और भारत साथ में मिलकर काम करने लगे तो अमेरिका का विघटन तो उसी दिन शुरू हो जाता। लेकिन चीन के नक्शे कदम भी अलग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तीसरा पक्ष जो नजर आया भारत को कि ग्लोबल साउथ को लेकर साथ में चल रहा है, और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, वो उसके साथ है। तो जिस तरीके से उपद्रव अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देशों में शुरू किया है, इस तरीके से यूरोपीय देश भी यूक्रेन और रशिया वॉर के एक पक्ष को देखेंगे तो दूसरा पक्ष जो महत्वपूर्ण देश यूरोप के हैं, जर्मनी और फ्रांस, और स्थिति से बहुत तंग है। तो ऐसे हालात में एक नई व्यवस्था जब उभर कर आती है जिसमें सभी को बोलने का अधिकार, समझने का अधिकार, उनके आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनेगी, तो भारत उसका पूर्वाधार है। भारत की सोच और भारत की नीति उसे मजबूत बनाने की है। तो ऐसी परिस्थिति में एक नया शक्ल जन्म ले सकता है जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी सोच, विशेषकर ट्रंप की सोच ने अमेरिका को विघटन की ओर घसीटने की कोशिश की है। दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश में जो कुछ
प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। नेपाल में जिस तरह की संधि और जिस तरह का व्यापार और सहायता अमेरिका के द्वारा दी जा रही है, वो एकदम आपत्तिजनक है। आप एक तरह कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मुख्य खेवैया है वो भारत है, और उसके विरुद्ध उसके इजाजत के बिना, उसकी स्वीकृति के बिना आप हाँ इस तरह की नीतियों को लागू करते हैं, तो जिससे भारत को सुरक्षा की भावना या इस तरह की आपत्तिजनक चीजें उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित रूप से भारत भी सोचेगा कि हम कब तक साथ में चलेंगे। जो हालिया स्थिति है इस समय अमेरिका की, उसको अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति का उन्होंने पदभार संभाला था। अभी उनको राष्ट्रपति बने हुए 1 साल की अवधि ही पूरी हुई है। इस बीच जो है रूस की बात कर लें, चीन की बात कर लें, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका, ईरान, वेनेजुएला, कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेकर के जो मसला सारा शुरू हुआ है, तो ये एक लंबी फहरिस्त हमको दिखाई देती है जिनके साथ में अमेरिका का बिगाड़ हो चुका है, अमेरिका के संबंध जिनके साथ इस समय बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। सर, आप बार बार बातचीत में जो है एक बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका अपने पतन की ओर आगे बढ़ेगा, अमेरिका का विघटन होगा। ये क्या है? ये जो है मेरे अंदर थोड़ी रुचि जगा रही है। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, ये है क्या? देखिए, ये एक सिद्धांत है कि सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ तो कोई होता नहीं है। राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, कई किताबें लिखी गई हैं पॉल ऑपेल्वी की। कोई सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ तो है नहीं। अमेरिका का डेमोग्राफी अपने आप में उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां पर एज फैक्टर ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, तो उसकी इकोनॉमी बहुत स्लो गति से आगे बढ़ रही है, नहीं के बराबर स्टैग्नेंट पोजीशन में है। आपने बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया है, आर्थिक शक्ति के रूप में आपने संवर्धन किया है। एक जो शक्ति अमेरिका के पास थी वो नॉलेज पावर, वो नॉलेज पावर के वजह से वो दुनिया में उसका डिक्टेटोरियल अप्रोच रहा अंग्रेजी भाषा के कारण से, या कई ऐसे थिंक टैंक्स बनाए गए जो पूरे दुनिया की राजनीति को समझने का एक उसके पास एक प्रयोगशाला है, और उसके आधार पर वो निर्णय पिछले शीत युद्ध से लेकर अभी तक लेता आ रहा है। छोटे छोटे देशों, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या वेनेजुएला के भी थिंक टैंक अमेरिका में है, और अंग्रेजी उस भाषा की पकड़ में उसे मजबूत बनाया है। लेकिन इसका भी एक अंत होता है। अब सारे ये जितने भी देश हैं अपनी व्यवस्था को, अपनी नीतियों को, अपनी राजनीतिक आंतरिक राजनीति को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अमेरिका उनके बीच में एक रोड़ा का काम कर रहा है, एक अंकुश का काम कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे एक बड़े देश, क्योंकि शीत युद्ध के बाद से मल्टीपोलैरिटी की बात हम करते आ रहे हैं, मल्टीपोलैरिटी भारत का मुख्य उद्देश्य रहा है, और इस बीच में 8 से 10 ऐसे बड़े देश हैं जिसे हम मिडिल पावर कहते हैं। वो अपने आप में सर्वशक्तिशाली नहीं है, लेकिन इनका एक हुजूम अगर खड़ा होता है साथ में मिलकर, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी शक्ति अपनी है, और वो एक नई धारा के रूप में और चीन और अमेरिका से अलग हटकर एक व्यवस्था बनाने के लिए वो तत्पर है, जिसमें यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिस्ट्रक्चरिंग होगा। एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें सभी को न्याय, अंतर्राष्ट्रीय न्याय की बात होगी, चाहे वो क्लाइमेट की बात हो, चाहे WHO का हो, चाहे WTO का हो, चाहे IMF का हो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका रिस्ट्रक्चरिंग होगा, जो भारत का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें लगता है कि अभी अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति है, आर्थिक रूप से, मिलिट्री रूप से भी सबसे बड़ी शक्ति है, नॉलेज पावर भी उसके पास है। तो विघटन बढ़ने में समय लगता है, लेकिन विघटन बड़ी तेजी से होता है। तो वही कारण है। तो हमें लगता है कि अगर विघटन की शुरुआत होगी तो वो 10-20 सालों में वो विघटन भी पूरा हो जाएगा, और फिर अमेरिका सर्वशक्तिशाली देश, सुपर पावर के अपने पद में से नीचे गिर जाएगा। अगर थोड़ा सा पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर लें, अगर भारत की हम बात करते हैं, तो भारत पर जो है 25% 2 बार में टैरिफ हिंदुस्तान पर थोपा गया है। तो इसकी वजह से ही जो है हिंदुस्तान की जो ट्रेड पॉलिसीज है उसके ऊपर एक झंझावात सा हमने महसूस किया, और भारत ने जो है इन 4-5 महीनों में ही खुद को किस तरीके से अपने आप को स्टेबल बनाए रखने की यहाँ पर भरसक कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक जो है भार, इसकी एक तकलीफ जो है भारतीय व्यापारियों पर पड़ती हुई देखी गई है। अब महज 50% अतिरिक्त टैरिफ पर हिंदुस्तान का ये हाल, अगर कहीं ये बात सत्य हो जाती है कि 500% टैरिफ आने वाले समय पर अगर हिंदुस्तान पर थोप दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश होंगी, और उन चुनौतियों से बचने के लिए भारत के पास किस किस तरह के विकल्प हो सकते हैं,
थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालें। देखिए, संकट की स्थिति तो है, आर्थिक रूप से संकट की स्थिति है, हम इसे नहीं मान सकते कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव निश्चित रूप से 50% का भी प्रभाव पड़ा है और उसके एवज में भारत ने बहुत सारे, आप देखेंगे 18% कम तेल आयात भारत ने रूस से करना शुरू कर दिया 2025 के अंतिम महीने में, और 26 में भी आप देखेंगे कि तेल का आयात रूस से कम हुआ है। अमेरिका और बाकी देशों से तेल का आयात को बढ़ाया गया है। तो भारत उस कूटनीति के हिसाब से अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कि अमेरिका के विरुद्ध में हम खड़े हैं और हम जो चाहे वो करें, नहीं, भारत ने बड़े जो आर्थिक हमारी संसाधन है, आर्थिक स्थिति है, उसको मद्देनजर अमेरिकी बातों को हमने माना भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, आप खड़ा होने के लिए बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे, बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठ जाएंगे। भारत वैसी स्थिति में है भी नहीं जो शीत युद्ध वाली स्थिति है। तो कहने का अर्थ कि 500% अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत भी टैरिफ लगाएगा, और वो चाहे जितना भी हो, कुछ चीजों पर भी जो अमेरिकी सामान भारत के बड़े व्यापार में जो बिकते हैं वो बंद हो जाएंगे। हमको तक, हमारे लोगों को तकल्लुफ होगी, दिक्कतें होंगी, इसमें हम नहीं कह सकते कि आर्थिक व्यवस्था जर्जर नहीं होगी और आत्मनिर्भर भारत अचानक बनकर तैयार हो जाएगा और हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये क्राइसिस अपॉर्चुनिटी को भी जन्म दे सकता है। डाइवर्सिफिकेशन हमने करना शुरू कर दिया है अन्य देशों से व्यापार, चाहे वो डिफेंस का मामला हो या क्लाइमेट से जुड़े हुए अन्य चीजें हैं जिनकी खरीदारी होनी चाहिए थी। कोरोना के काल में चाइना पर हम लोग ओवर डिपेंडेंट थे, तो वहां से हमने हटने की कोशिश की। उसी तरीके से हम रूस से भी, अमेरिका से भी हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब चीजें अचानक एक दिन में नहीं हो जाती हैं। हमें नहीं लगता है कि भारत अमेरिका का संबंध ट्रंप और एक व्यक्ति विशेष का संबंध नहीं है, ये दो बड़े देशों का संबंध है, दो बड़े लोकतांत्रिक देशों का संबंध है। तो नीतियां और जो परिस्थितियां बनती हैं उसके आधार पर तय किया जाता है। तो हमें नहीं लगता है कि ये लंबे समय तक ट्रंप की दादागिरी या ट्रंप की सोच अमेरिकी नीति का अभिनिशा बना रहेगा, उसमें परिवर्तन आएगा। खुद अमेरिका के विरुद्ध, ट्रंप के विरुद्ध अमेरिका में कई प्रदर्शन हो रहे हैं जो आज तक अमेरिका में देखे नहीं गए हैं। तो वहां पर भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। एक भारतीय कम्युनिटी वहां पर बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो कांग्रेस में हो या कांग्रेस के बाहर हो, तो उसका भी दबाव है। तो देखते हैं क्या है। लेकिन ट्रंप की सोच निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था को बिगाड़ने की है जो जिसे दुनिया में जो चीजें आज हम देख रहे हैं वो बड़ा ही असंतोषजनक। एक आखिरी सवाल आपसे और रहेगा सर। ज्यादा बड़ी गर्ज किसकी है? अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, भारत सबसे बड़ा बाजार है, तो ज्यादा निर्भरता किसके ऊपर है? गर्ज किसकी? ऑब्जेक्टिवली बोला जाए तो भारत की जरूरत ज्यादा है अमेरिका को साथ में लेकर चलने की। लेकिन हम कह सकते हैं कि बात बराबर की, ट्रेड रिलेशन हमेशा बराबरी का होता है। हम आपसे सामान खरीदते हैं तो आपको पैसा मिलता है, अगर हमने सामान खरीदना बंद कर दिया तो नुकसान आपका भी होगा। आपके सामान हमारे बाजार में नहीं बिकेंगे तो आपका भी नुकसान, क्योंकि मिडिल क्लास जो है सबसे बड़ी शक्ति संख्या में देखें तो भारत में है। और कई ऐसे आयाम हैं जो केवल भारत ही अमेरिका को पूरा कर सकता है। जो उनके H1 वीजा पर भी जिस तरीके की आपत्तिजनक निर्णय अमेरिका ने लगाया, या छोटे मोटे वो एक सिख आतंकवादी को जिस तरीके से मारने की बात वो भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश अमेरिका में ट्रंप के द्वारा की जा रही है। हमको लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों देशों के 3 दशकों में संबंध इतने प्रगाढ़ हुए हैं, इतने गहरे हैं कि वो खामियाजा अमेरिकी जनता भी महसूस करेगी और उसका विरोध पॉलिसी लेवल पर भी होगा। वो आने वाले समय में पता चलेगा। और ट्रंप अपने विचारों को बदलने में बहुत माहिर हैं। आया राम गया राम, भारतीय चुनाव में हम लोग जानते हैं, एक दिन में भी वो कई बार अपने विचार बदलते हैं ट्रंप, कि यूक्रेन का वॉर हम 24 घंटे में खत्म कर देंगे, और उसके बाद वो कभी पुतिन से मिलते हैं, कभी जेलेंस्की से मिलते हैं, और उनके विचार लगातार बदलते रहते हैं। तो हमको लगता है कि उनके विचार विम्सिकल है, बहुत अस्थायी रूप से अमेरिकी नीति का हिस्सा नहीं रहेगा और उसमें बदलाव आएगा। और भारत अमेरिकी संबंध में जो गिरावट हम लोग देख रहे हैं, जो गिरावट देख रहे हैं, वो शायद अस्थायी नहीं है और उसमें पुनः उछाल आएगा और दोनों देश आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सीनेट में सैंक्शंस ऑफ रशिया एक्ट आने वाला है। इस एक्ट के तहत भारत, चीन और ब्राजील जैसे वो देश जो रूस के साथ
तेल का व्यापार करते हैं, बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदते हैं, उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने के लिए अमेरिका इस तरह का बिल जो है लेकर के आ रहा है, जिसमें बहुत कठोर प्रावधान किए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी शक्तियां बढ़ जाएंगी जिससे वो इस तरह के देशों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर पाएंगे, जो वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। सीनेट में आने के बाद क्या ये बिल पास होता है, दुनिया भर की निगाहें इसके ऊपर बनी हुई हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है, और जैसे कि चर्चाएं हैं कि इसके पास होने के बाद संभावना ऐसी बढ़ सकती है कि भारत, ब्राजील और चीन के ऊपर अमेरिका 500% तक टैरिफ बढ़ा सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान के सामने किस तरह के विकल्प बचेंगे, हमारे पास किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं रहेंगी इससे निपटने के लिए, ये तमाम बातें इस समय जबरदस्त तरीके से पूरे विश्व में गूंज रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047, उसका क्या होगा, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स किस तरह के पड़ने वाले हैं, इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए थे प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, देश के जाने माने अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, भारत को क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं। आपका भी उतना ही दायित्व बनता है अपने इस देश में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उससे संभलने के लिए। तो आपके पास भी अगर अपने कोई विचार है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे साझा करें, और देखते रहें नवभारत टाइम्स।